अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, ये शो आप हमारा सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात वाले दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 की स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इन्वाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस पूरे हफ्ते आप जेनिक्स फार्मा की जानिब से डायबिटीज़ के ऊपर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स ऊपर बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं पूरी दुनिया में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाला ये मर्ज़ जो ना लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त लोगों को देखनी पड़ रही हैं। और इस वक्त अगर हम ये बात करें कि इसके साथ अगर हम लाइफस्टाइल को कनेक्ट ना करें तो ये गलत हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है आजकल कि हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। अगर मैं कुछ फिगर्स की बात करूं तो पूरी दुनिया में इस वक्त 420 मिलियन लोग इस वक्त शुगर में मुब्तला हैं और हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन डेथ्स देखी जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस डायबिटीज़ की वजह से। पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है, इस पे भी अभी डिस्कस करेंगे। और आज इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास ज़ियाबतीज़ और इसकी पेचीदगियों पे भी डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अली असगर स्टूडियो में मौजूद है, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। ही इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली असगर। वालेकुम अस्सलाम अंबर, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपके आने का वंस अगेन हमेशा आपके साथ बेहतरीन गुफ्तगू रहती है। डॉक्टर अली असगर, डायबिटीज़ जैसे मैंने भी कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहुत ही चैलेंज बन गया है डायबिटीज़ को मेंटेन करना। तो मैं चाहूँगी कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान को मद्देनज़र रखें। अंबर देखिए, डायबिटीज़ पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में डायबिटीज़ बढ़ गई है और पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। अगर हम प्रेवलेंस पे बात करें कि 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ है पूरी दुनिया में, तो इंडिया और चाइना में बतदरीज 12 और 13 लोगों को डायबिटीज़ है 100 में से। लेकिन पाकिस्तान में हर 100 में से 26 लोगों को डायबिटीज़ है। तो यानी आप यूं समझे, हर 4 में से एक शख्स पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज का शिकार है और 4 में से एक और शख्स ऐसा है जो एट रिस्क ऑफ डायबिटीज है, यानी जो दरवाजे पे खड़ा है उसको भी डायबिटीज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और फिर हमें ये भी समझना है अंबर कि सिर्फ डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट के मसाइल भी हैं, फैटी लिवर या लिवर में चर्बी होने का मसला भी है, मोटापा बहुत बड़ा मसला है। तो जब ये डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इसको कंट्रोल करना उतना ही बड़ा चैलेंज हो गया। और दो चीज़ों पे साइमल्टेनियसली अब काम करना है। एक तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ की बेहतरी की तरफ लेकर जाना है ताकि वो पेचीदगियों से बच सके, और एक तरफ वो बाकी अवाम है जिनको डायबिटीज़ नहीं है इस वक्त, उनको बचाना है डायबिटीज़ से। तो दोनों फ्रंट्स पे एक साथ काम करना पड़ेगा अब। बिल्कुल, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी वो कहते हैं ना कि एक रैंडमली चलते हुए किसी भी बंदे को आप उसको चेक करें तो उसको शुगर निकले, क्योंकि इट्स साइलेंट किलर, किसी को सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशन इसकी तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल का क्या रोल है इस वक्त डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि हम ये सोचते थे कि अभी मेरी नानी या दादी को डायबिटीज़ है तो मुझे भी कहीं ना कहीं किसी एज में जाके होगा, ये आप पहले सुनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर मुझसे आप पूछेंगी ना अंबर, तो मैं आपको बता दूं कि 95% से भी ज्यादा डायबिटीज में है ही लाइफस्टाइल का रोल। ये लाइफस्टाइल की तब्दीली है जो डायबिटीज करा रही है तेजी से। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो खाना पीना बहुत ज्यादा बाहर का है, लोग घर पे रोटी के बजाय नान ले रहे होते हैं। इसी तरह तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मीठा जो कभी फेस्टिव ओकेजन्स पे होता था, अब मीठा हर खाने के बाद ना हो तो लोग टेबल से ही ना उठे खाने की। सही बात है। इसी तरह नींद हमारी कम हो गई है। 7 घंटे से ज्यादा जो नींद लेता है उसका डायबिटीज होने का चांस कम है। जो 7 घंटे से कम सोता है उसका डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग बहुत कम सोते हैं और सोते भी गलत है। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग लेट नाइट सोते हैं। अक्सर लोग तो कराची में सुबह सोते हैं और उठते हैं फिर बहुत लेट हैं, 10 11 12 बजे, ऐसा है शायद इससे भी ज्यादा लेट। ये भी डायबिटीज कराने में एक बहुत बड़ी वजह है। फिर बिल्कुल। सिगरेट स्मोकिंग,
सोसाइटी का स्ट्रेस जो हमारे तमाम जो बॉडी के अलर्ट सिस्टम्स हैं उनको तेजी से बढ़ा देता है, और स्ट्रेस भी एक वजह बनती है डायबिटीज के होने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक स्ट्रेस है कि आपको डायबिटीज़ हो भी जाए तो आपको दवाई भी खानी है, ये भी एक स्ट्रेस आज लोगों को है। जी, ऐसे इसको लोग बड़े खौफ में आ जाते हैं डायबिटीज़ का नाम सुनते ही। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सच्ची बात होती है ना, और अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि सच बात को फैलाना बड़ा मुश्किल है और झूठ बड़ी आराम से फैल जाता है। तो डायबिटीज में जब लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई है, अब दवा लेनी होगी, डॉक्टर को दिखाना होगा, परहेज करना होगा, वॉक करना होगा, इसको हम कहते हैं डायबिटीज डिस्ट्रेस। ये एक अलग किस्म का डिस्ट्रेस, स्ट्रेस या डिप्रेशन है जिसका नाम है डायबिटीज डिस्ट्रेस। लेकिन मैं आपके तमाम सुनने वालों को बता दूं कि डायबिटीज अगर वो अच्छा कंट्रोल करेंगे तो वो कोई पेचीदगी नहीं करेगी। सिर्फ बात यह है कि जब किसी को डायबिटीज हो जाए तो फिर वो अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन या नज्मो जब्त को लेकर आ जाए, परहेज करे, वॉक करे, बाकायदा दवा ले, अपनी चीजों को चेक करें और डायबिटीज को अच्छा रखें। मुझसे अक्सर मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या सारी जिंदगी वॉक करें, तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी जूते भी तो पॉलिश करते हैं, सारी जिंदगी सोते भी हैं, कपड़े भी इस्त्री करते हैं, ये चश्मा मैंने पहना हुआ है, दिन में 10 बार मैं अपना चश्मा साफ करता हूँ, तो हम बहुत सारी चीजें सारी जिंदगी करते हैं। तो अगर अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आ जाएंगे तो डायबिटीज भी बेहतर कंट्रोल हो जाएगी, और साथ साथ अंबर जो दूसरी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट, इन बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो ये बेहतर नहीं है कि डायबिटीज का मरीज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायबिटीज कंट्रोल करें, मोहताजी से बचें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि वसीम अकरम की आप बात करें, इंसुलिन लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियों के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको डायबिटीज़ है, लेकिन ज़िंदगी को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं अगर डायबिटीज़ को अपने सामीन के लिए ये बताना चाहूँ कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी कि डायबिटीज़ क्या होती है, वैसे हमारे जिस्म में क्या ऐसा क्या होता है कि हम डायबिटिक हो जाते हैं? देखें, डायबिटीज का सबसे अगर मैं आसानी से बता दूं तो खून में शुगर की मिकदार का एक खास हद से बढ़ जाना, ये डायबिटीज कहलाता है। ठीक है। अब शुगर जो होती है, हमारी जो बॉडी है ना अंबर, जो कुछ हम खाते हैं वो अल्लाह ने हमारे अंदर खाने की क्रेविंग तो रखी है, लेकिन ये खाना हमारी बॉडी को चलाता है। एक गाड़ी में तो हम पेट्रोल डाल देते हैं, इंसान में पेट्रोल नहीं डलता, इंसान खाना खाता है और इसी खाने से उसके तमाम पुर्जे चलते हैं। तो ये खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है। अगर आप साइंस को देखें, हदीसों को देख लें, तो इस खाने पे बड़ा जोर है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम अपनी गाड़ी से पेट्रोल भी डलवा दें ना अंबर, तो मैं 2-3 पंप से जहाँ से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, इसके अलावा कोशिश ये होती है कहीं से ना डलाए। लेकिन खाने के मामले में जो आता है हम खा लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका हमारे बॉडी पे क्या असर होगा। जबकि पेट्रोल का असर हमें अपनी गाड़ी पे पता है कि क्या होगा अगर गलत पेट्रोल पंप से भरवा लिया। बिल्कुल। तो अब जब हम खाना खाते हैं, वेट अगर हमारा बढ़ता चला जाएगा तो ये जो डायबिटीज, ये जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, ये खास हद से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बॉडी में एक लुबलुबा होता है बिल्कुल मैदे के पीछे, लुबलुबा, ये एक हार्मोन बनाता है, इंसुलिन हार्मोन। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज जो लुबलुबा इंसुलिन बना रहा है, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को जिस्म के तमाम पुर्जों तक पहुंचाती हैं, क्योंकि जिस्म को इस इंसुलिन की जरूरत है, दिमाग को भी जरूरत है, पट्टों को भी जरूरत है, आंतों को भी जरूरत है चलने के लिए ग्लूकोज की। लेकिन जब हम ज्यादा खाते हैं, कम चलते फिरते हैं, हमारा वजन बढ़ने लगता है, तो बॉडी में ये इंसुलिन सही तरह काम नहीं करती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जब ये इंसुलिन सही तरह काम नहीं करेगी तो ग्लूकोज खून के अंदर बढ़ना शुरू कर देगी, शुगर खून में बढ़ जाएगी और पुर्जों को नहीं मिलेगी। अब जब पुर्जों को नहीं मिलेगी तो पुर्जे चलेंगे कैसे? इंसान भूलना, दिमाग को नहीं मिलेगा, इंसान भूलना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व नहीं कर सकेगा जो पहले कर सकता था। इसी तरह हाथ पैर कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, थकन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज मिल ही नहीं रही बाकी पुर्जों को जितनी मिलनी चाहिए। सही बात है। ये जब इंसुलिन काम नहीं करती तो लुबलुबे को एहसास होता है कि भाई मेरी बनाई हुई इंसुलिन तो काम ही नहीं कर रही है, तो लुबलुबा और ज्यादा तेजी से इंसुलिन बनाने लगता है कि चलो मैं इंसुलिन ज्यादा बना लूं। लेकिन ऐसे में लुबलुबा थकना शुरू हो जाता है। तो पहले इंसुलिन काम नहीं करती मोटापे की वजह से, लुबलुबे पे एक फीडबैक जाता है कि ज्यादा इंसुलिन बनाओ। जब लुबलुबा ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और अपनी हद से बढ़कर काम करने लगता है, तो वो क्रैश होना या कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। फिर ये लुबलुबे में जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, ये 4 से 8% हर साल इनकी डेथ होती चली जाती है। लुबलुबा सुकड़ना शुरू कर देता है, शुगर और बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन पहले तो काम नहीं कर रही थी,
अब बनना भी कम हो जाती है लोबलोबे के सिकुड़ने के साथ साथ। ये सारी चीजें शुरू कब होती है अंबर, ये जरूरी है समझना, जब हम उतना खाते हैं जितनी हमारी जरूरत नहीं है। जब हम खाते ज्यादा है और इस्तेमाल कम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में स्टोर हो जाती है और ये मोटापा कराती है और ये इंसुलिन को काम करने से रोकती है और ये शुगर को बढ़ाती है और यही डायबिटीज का खुलासा है। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई थिंक हमें बताया। तो असल तो मैं इसको समराइज़ करूँ तो कि हमारा खाना पीना सबसे अहम चीज़ है। सबसे अहम है, बल्कि मुझसे पूछें तो यही वो चीज है जिस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, बस अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर अली असगर हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। सामीन, आपके भी कोई सवालात हों जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो तो प्लीज़ उसी के लिए आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरी, जान है तो जहान है, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अली असगर मौजूद हैं। इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। सामीन, आज हम डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। अभी इससे पहले डॉक्टर अली असगर ने बहुत ही अच्छी एक, मैं कहूँगी, खुलासा आपको बता दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को डायबिटीज़ से किस तरह बहुत ही आराम से दूर रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ आपने बता दिया क्या होता है, किस वजह से होता है, ये भी आपने बता दिया। और मैं अब ये नहीं कहूँगी कि किसको होने का खदशा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही इस जंग में जो है शामिल होते ही चले जा रहे हैं। डायबिटीज़ से होने वाली पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस की जब मैं बात करूं तो मैं ये भी हम कह सकते हैं कि सर से लेकर पैर तक की हर चीज़ को मुतासर करती है। तो मैं इन कॉम्प्लिकेशन को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ कि मेजर और थोड़ी उससे कम, अगर कैसे आप इस पे बताएंगे हमें? देखिए अंबर, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, सबसे पहले तो उस वक्त जो डायबिटीज प्रॉब्लम्स कर रही हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी की डायबिटीज खराब है तो उसको थकन भी होगी, दर्द भी होंगे जिस्म में, चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसकी जो जिंदगी की क्वालिटी है उस वक्त जब वो शुगर खराब रखी हुई है वो क्वालिटी ही कम हो जाएगी। अच्छा, जब इंसान थकेगा, कोप नहीं कर सकेगा जिंदगी से, तो फिर वो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, तो घर का माहौल भी खराब होगा। तो कहने का मतलब है कि एक तो डायबिटीज खराब रखने से बाद में पेचीदगियां आएंगी, लेकिन उस वक्त भी जो डायबिटीज का मरीज है, अगर उसने अपनी शुगर अच्छी नहीं रखी तो उस वक्त भी उसकी जिंदगी की क्वालिटी जो है वो नीचे चली जाएगी। वो कोप नहीं कर पा रहा होगा चीजें से, उसको बहुत सारे मसाइल ये हो रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। आगे क्या पेचीदगियां हो सकती है अगर हम डायबिटीज को खराब रखें? तो डायबिटीज को खराब रखने की दो बड़ी इकसाम है पेचीदगियों की। एक को हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, एक को हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर डिजीज। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज यानी जो छोटे छोटे शरीयान होते हैं वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये माइक्रोवेस्कुलर डिजीज पहले आती है, फिर बाद में आती है मैक्रोवेस्कुलर डिजीज, जब बड़े शरीयान मुतासिर होना शुरू होते हैं। जाहिर है पहले छोटे छोटे शरीयान मुतासिर होंगे, फिर बड़े शरीयान मुतासिर होंगे। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज में तीन चीजें आती हैं। एक रेटिनोपैथी यानी आंखों का खराब होना, एक नेफ्रोपैथी यानी गुर्दों का असरअंदाज हो जाना, और एक न्यूरोपैथी यानी नसों का असरअंदाज हो जाना। और याद रखें कि नसें पूरे जिस्म को सप्लाई कर रही हैं, तो नर्व्स का खराब होना या न्यूरोपैथी का होना मतलब पूरे जिस्म के ऊपर इसका इंपैक्ट जाएगा। तो ये तो छोटे शरीयान की बीमारी थी जिसमें आंखों का खराब होना, नसों का खराब होना या गुर्दों का खराब होना शामिल है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इसमें कैटेगरी है वो मैक्रोवेस्कुलर डिजीज है, जिसमें हार्ट अटैक है, फालिज है और पैर के शरीयानों की तरफ खून का बहाव कम हो जाना है। अब ये जो मैक्रोवेस्कुलर डिजीज है ये बाद में आती है, पहले माइक्रोवेस्कुलर डिजीज आती है। ये जो फालिज है, हार्ट अटैक है या पैरों की तरफ खून का बहाव कम होना है, ये बड़े शरीयानों की बीमारी है जो कुछ बाद में आती है। जब हार्ट अटैक होगा या फालिज होगा तो 85% डायबिटीज की अमवात होती ही हार्ट अटैक और फालिज से। और पैरों की तरफ जब खून का बहाव कम हो जाएगा, जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं, ये वही सिचुएशन है जब पांव कटने की नौबत सामने आ रही होती है। तो ये डायबिटीज के दो बड़े हेडर्स थे, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज छोटे शरीयानों की बीमारी जिसमें आंख, गुर्दा और नसें खराब होती है, मैक्रोवेस्कुलर डिजीज जिसमें हार्ट अटैक है, फालिज है, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज यानी खून जो शरीयानों में जा रहा है पैरों की तरफ, बड़ी पैरों की तरफ, वो उसका खून का बहाव का कम हो जाना। ये पेचीदगियों के बड़े बड़े हेडर्स हैं।
लेकिन अगर आप देखें तो छोटे शरीयान जो होते हैं या बड़े खून के शरीयान होते हैं वो तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, हर एक चीज को सप्लाई कर रहे हैं, स्किन को भी सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डायबिटीज में स्किन की बीमारियां भी आ जाएंगी बहुत सारी। और ये स्किन मैं को तो मिसाल हम भूल जाते हैं मिसाल के तौर पे सिर्फ स्किन का मैंने नाम लिया है। अगर आप मुझसे 2 घंटे सुनती रहेंगी तो चूंकि शरीयान जिस्म के हर हिस्से को सप्लाई करते हैं, नसें जिस्म के हर हिस्से में मौजूद हैं, तो पूरे जिस्म के तमाम आज़ा अफेक्ट होंगे। स्किन की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हम लेक्चर लेते हैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स का कि स्किन पे डायबिटीज के क्या असरात होंगे, और 100 से ज्यादा सिर्फ स्किन की बीमारियां जो डायबिटीज बढ़ा देती है। इसी तरह बहुत सारी और चीजें जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। डायबिटीज का मरीज जो होता है 40 से 50% उसको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, बेचैनी, घबराहट, दिल नहीं चाह रहा, रोना आ रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। ये चीजें जो होती हैं इंसान की जिंदगी पे फिर बड़ी असरअंदाज होती हैं। इसी तरह डिमेंशिया यानी भूल जाना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकना, अपने रूटीन में अपनी इंटेलिजेंस का कम हो जाना, सोचने की सलाहियत का कम हो जाना, याददाश्त का कम हो जाना, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। और इसी तरह फिर ये जो नसें जो हैं, ये जो न्यूरोपैथी होती है तो नसें सुन्न होना शुरू हो जाएंगी और जलना शुरू हो जाएंगी। अब आपके पास करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए, डायबिटीज खराब होने की वजह से नसें खराब होती है और रात को आपके पैर जल रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो जिंदगी की क्या क्वालिटी रह गई? आप सुबह उठ के कैसे काम पे जाएंगे? तो डायबिटीज की ये वो तमाम पेचीदगियां हैं, इनसे बचने का हल सिर्फ एक ही है, डायबिटीज का कंट्रोल। और डायबिटीज के कंट्रोल के 3 नंबर पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, ग़िज़ा, वर्जिश और दवा। हमारे यहाँ लोग दवा के बारे में क्रिटिकल होते हैं अक्सर कि मैं दवा क्यों लूं, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, ये दवा महंगी है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सरसाइज तो फ्री है, डाइट भी फ्री है, ये 2 पिलर तो मजबूत किए जा सकते हैं, तीसरा पिलर सिर्फ दवा है। तो बहुत हद तक अगर डायबिटीज के मरीज पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो हल सिर्फ उनकी ग़िज़ा में मौजूद है और वर्जिश में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही करें। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात पे भी वो करूँगी कि हम क्यों मेडिसिन को छोड़ दें। मतलब हम उस मेडिसिन जिस कीमत में आती है, हम वहाँ पर जाके एक फास्ट फूड से एक बर्गर खाना तो पसंद करेंगे, लेकिन हम दवा नहीं खाना चाहते। अच्छा, बहुत सारा लोगों के अंदर ये भी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जी अगर आपको एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई है और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो आप जब, ठीक है आपने कहा जैसे कंट्रोल भी बहुत सारे मरीज़ आपके करते होंगे, तो दवा को छोड़ भी देते हैं। वो कहते हैं कि अब तो ठीक हो गई है या HbA1c जो है वो बेहतर हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ अरसे के बाद नई रिसर्च ये छोड़ सकते हैं? देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट होता है डायबिटीज रेमिशन का या रिवर्सल का, कि जब डायबिटीज किसी को शुरू होती है और अगर उसका वजन बहुत ज्यादा है और वो 15 किलो अपना वजन अगर कम कर ले तो 50% चांस है कि डायबिटीज चली जाएगी। लेकिन हमें समझना यह है कि लुबलुबा जो इंसुलिन बनाता है, वो जब डायबिटीज शुरू होती है तो 50% लुबलुबा वैसे ही डैमेज हो चुका होता है, 50% रह गया होता है। इस 50% में से भी हर साल 4 से 8% लुबलुबे के फंक्शन में कमी आती है और जिस्म में इंसुलिन बनने की जो सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ कम होती है। तो कुदरती तौर पे ये डायबिटीज का नेचर है कि ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। डायबिटीज तो वक्त के साथ बढ़ेगी, दवा शुरू हो सकता है 1-2 से हो, फिर दवाइयां बढ़ती हैं और फिर एक टाइम आता है इंसुलिन लेना पड़ता है। अब मैं अगर ये सोचूं कि मैं जिस खर्चे में घर चलाता था 10 साल पहले, मैं अभी भी उसी पैसों में चला लूंगा, तो ये मेरी खाम ख्याली है। मुझे पता है कि वक्त के साथ फैमिली साइज बड़ी होती है, वक्त के साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, वक्त के साथ अखराजात बढ़ते हैं। तो मैं कहूँ नहीं जी, मैं 10 साल पुराने वाले खर्चे में क्यों घर नहीं चला सक रहा। डायबिटीज के मरीज को भी समझना है कि डायबिटीज वक्त के साथ बढ़ेगी, वक्त के साथ दवाइयां भी बढ़ेगी, वक्त के साथ इंसुलिन भी आएगी, लेकिन असल चीज है कि घर सही चलना चाहिए। जैसे पहले चला रहे थे अब भी सही चलाना है, सारी चीजें होनी चाहिए। उसी तरह डायबिटीज का कंट्रोल रखना है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग दवाओं से बहुत डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक अजीब ही मेंटेलिटी हो गई है हमारी। मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं कि लोग कहते हैं जो गुर्दे, डायबिटीज की दवाइयां गुर्दे खराब कर देंगी। अब इससे बड़ा झूठ है नहीं। और हमारे मुल्क में तो आप जिस जगह निगाह घुमाएंगे तो झूठ ही झूठ है, तो ऊपर से लेके नीचे तक। मैं मजीद इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा इस बात की। तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज की दवा गुर्दे खराब नहीं करती, डायबिटीज खराब कर देती है। तो हमारे यहाँ लोग गार्ड की गन से तो डर रहे हैं, लेकिन डाकू की गन से नहीं डर रहे हैं। तो डायबिटीज के नंबर से डरना है जो शुगर बढ़ रही है। दवाइयां तो साथ देंगी आपका, आप कंट्रोल करेंगे दवाओं से, डायबिटीज अच्छी रहेगी, पेचीदगियों से बचेंगे। तो दवाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, दवाओं को लेते रहना चाहिए। परहेज को नहीं छोड़ना है, परहेज करते रहना है।
वॉक को नहीं छोड़ना है, वॉक करते रहना है। जो शख्स भी वॉक कर रहा है, परहेज कर रहा है, मुनासिब दवा ले रहा है, वही कामयाब है, वही डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। मैंने मुनासिब दवा क्यों कहा, क्योंकि अंबर हम जब कराची में ट्रेवल करते हैं ना, तो आपको पता होता है इस टाइम पे निकलेंगे, रोड ट्रैफिक जैम होगा, पीछे इधर से जाना है, इस वाले रोड से चले जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यहाँ मैं मिसाल के तौर पे 5:30 बजे जाऊंगा तो मुझे ट्रैफिक मिलेगा, 4 बजे नहीं मिलेगा। रोड वही है, लेकिन डायनेमिक्स बदल जाते हैं। डायबिटीज की दवा के भी डायनेमिक्स है। ये नहीं है कि पड़ोसी कोई खा रहा है तो आपने भी वही खा ली, पड़ोसी शारा फैसल पे इस तरफ जा रहा है तो हम भी उधर ही चले जाए, नहीं, हम तो अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तो डायबिटीज में अपनी अपनी मंजिल का तयन करना है। जो मुआलिज आपको आपके लिए दवा बताएगा वो आपने लेनी है। अगर आप इधर उधर से पूछ के दवा लेंगे तो जाहिर है फिर तो किसी चीज के लिए भी तैयार रह सकते हैं। बिल्कुल जी, मेरी दोस्त इस दवाई से ठीक रहती है, तो जी तुम भी ट्राई करके देखो। ये यहाँ पर ट्रायल सिस्टम नहीं होता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर कैसी हैं, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? मैं असल में बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब दरअसल आज अब जरा हमारे अंबर से मैं बात कर लूँ डॉक्टर साहब से। जी जी बिल्कुल करो, जल्दी छोटी सी बात, ब्रेक का टाइम है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब दरअसल मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैंने अभी HbA1c कराया था, तो उसमें जो है मेरी 8.3 आई है अभी। तो अभी मसला ये है कि मैं जो है वो गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी हिप की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई, इसलिए ऑपरेट कराना पड़ा। तो मैं बेड पे हूँ। तो मुझे अच्छा, मैं जो दवाई लेता हूँ वो आई एम सॉरी टू से कि मतलब मैं कोई डॉक्टरी दवाई नहीं लेता, मैं हकीम की दवाई लेता हूँ। तो इससे मेरी शुगर कंट्रोल रहती है 130, 135, 120। ठीक है, ठीक है ना, फास्टिंग नहीं, रैंडम की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा रिकमेंड कर दें कि मैं क्योंकि लेटा हूँ, वॉक तो कर नहीं सकता, बिल्कुल मुझे बेड रेस्ट दिया हुआ। ठीक है। तो एक ग़िज़ा के बारे में थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा बता दें कि क्या ग़िज़ा ले सकता हूँ, बेहतर मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं लेटा हूँ, वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये बता दें थोड़ा सा। और जो मैं हकीम दवाई ले रहा हूँ तो मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से सही चल रही है माशाल्लाह। 5 साल से ले रहा हूँ, तो प्रॉपर ले रहा हूँ। तो वो बिल्कुल आपका सवाल हमने सुन लिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, और अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए। सामीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। डॉक्टर अली असगर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। हम डायबिटीज़ और पेचीदगियों पे बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कॉलर की सवाल का जवाब भी देंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन ये शो आप सुन रहे हैं इस वक्त हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। इस वक्त आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइव सुन रहे हैं, www.fe.com/hotfm105 के ऊपर। अंबर रज़ा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी आप ये तमाम वीडियो डिटेल्स में देख सकते हैं। सामीन कॉल करने के लिए नंबर आप जानते हैं 021-111-000-105। आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अली असगर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम ही इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर की कॉल का मैं चाहूँगी कि आप जवाब दीजिए। इनका सवाल तो लोगों ने भी सुन लिया, आपने भी सुन। बिल्कुल अंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिस पे बात करनी है। देखें, अब इनको जो है फ्रैक्चर है, ये बेड पे हैं, शुगर इन्होंने बताया कि मेरी कंट्रोल्ड रहती है। इनका कहना था कि रैंडम 130-135 है, लेकिन शुगर का एवरेज 8.3 है। तो मैं आपके तमाम सुनने वालों को बता दूं कि 8.3 कंट्रोल डायबिटीज नहीं कहलाएगी। कंट्रोल डायबिटीज का होता है HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज है वो 7 से कम हो। और अगर कोई यंग शख्स है, यानी 40s में भी है अपने, तो उसके लिए 6.5 से कम होना चाहिए HbA1c 3 महीने का एवरेज। तो 8.3 कंट्रोल्ड नहीं है, ये बढ़ा हुआ है। अच्छा, आप शुगर किस टाइम पे चेक करते हैं, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे चेक करना चाहिए। नाश्ते से पहले चेक करना चाहिए, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, रात खाने के 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए। तो क्या होता है कि अक्सर किसी 1-2 टाइम पे तो शुगर ठीक होती है, बाकी 1-2 टाइम पे खराब होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर 24 घंटे में से 22 घंटे नमाज पढ़ूं और 2 घंटे डाका मार दूं, और मैं आपको कहूँ जी अंबर मैं तो 22 घंटे नमाज पढ़ता हूँ, तो आप कहें भाई डॉक्टर साहब बहुत नेक है माशाल्लाह, वो जो 2 घंटे डाका मार के आ गए उसका क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि जब शुगर को चेक किया जाए तो पूरे दिन का प्रोफाइल देखा जाए। रोज ना करें सारे दिन की शुगर, लेकिन एक दिन निहार मुंह चेक कर ली, अगले दिन या एक आध दिन छोड़ के नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक कर ली,
फिर किसी दिन दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, फिर किसी दिन रात खाने के 2 घंटे बाद, ताकि तमाम डायबिटीज के मरीजों को पता चले कि हमारे पूरे 24 घंटे में शुगर कैसा आ रहा है। मुमकिन है किसी एक आध जगह अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं खराब होगा, जब भी कॉलर का HbA1c अभी भी 8.3 है। सही बात। दूसरी बात यह है, हिकमत का इलाज उन्होंने पूछा, मुझे ये बताएं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हकीम की दवा ले रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं है। मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे गली के कोने में जो दूध बेच रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका दूध है कि नहीं है। तो हकीम की दवा है कि नहीं है, इसका जवाब देना नामुमकिन बात है। देखिए, पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं है, चीजें रेगुलेट नहीं होती। आप गन्ने के जूस में सर्फ मिला रहे होते हैं, चूहे के समोसे भी खा लिए लोगों ने, ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं पर, लेकिन मुझे खुल के बात करनी पड़ेगी। तो जिस मुल्क में रेगुलेशन ही ना हो, डॉक्टर्स के ऊपर तो ड्रैप बैठी हुई है, पीएमडीसी बैठी हुई है, जो पीएमडीसी हमें रेगुलेट करती है, ड्रैप दवाइयों को चेक करती हैं जो दवाइयां मार्केट में आ रही हैं, लेकिन हकीमों को कौन चेक करता है, हर्बल को कौन चेक करता है इस मुल्क में? कौन सी एसोसिएशन है? जो पीएमडीसी, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जो लाइसेंसिंग बॉडी है, वो कितना सख्त चेक रखती है हमारे ऊपर, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए। लेकिन हिकमत का कौन सी अथॉरिटी है जो इसको मैनेज करती है? हर्बल में कौन सी अथॉरिटी है? क्या वो दवा जो दे रहे हैं, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए कि अंदर क्या है? दुनिया का लॉ है कि आप कोई दवा दे रहे हैं, चाहे हिकमत हो, चाहे हर्बल हो, चाहे होम्यो हो, चाहे डॉक्टर की दवा हो, उस पे इंग्रेडिएंट्स बाकायदा लिखे होने चाहिए और उनका तनासुब भी लिखा होना चाहिए कितना है। दवा के अंदर नाम लिखा होता है, दवा के अंदर मिलीग्राम लिखा हुआ होता है। क्या हिकमत की दवा पे अक्सर पे आप देखेंगे तो नाम लिखा है, तो इंग्रेडिएंट ये नहीं लिखा कि कितना है, इसका क्या तनासुब है, इसका क्या तनासुब है। मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, हिकमत अपनी जगह, यकीनन होम्यो अपनी जगह, हर्बल अपनी जगह, लेकिन हमारे मुल्क में जब दूध भी सही नहीं मिलता, तो ये क्या गारंटी है कि जो आप हिकमत की या होम्यो की या हर्बल की दवाइयां ले रहे हैं वो ठीक है? सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर देखे या हर्बल देखे या हकीम देखे, सवाल एक डायबिटीज के मरीज की शुगर का बेहतर होने का है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है, ये जिस्म का मामला है, ठीक है। ये हम अपने जिस्म के मामले में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक जूता मैं बाजार से ले आऊं, चलो मुझे नहीं अच्छा लगा, पैर में सही नहीं बैठा, मैं कहूंगा चलो पैसे जाए हो गए, मैं दोबारा जूता ले आऊंगा। यहाँ तो जिस्म जाए होने की बात है, यहाँ तो पुर्जे जाए होने की बात है। ये कहाँ से नए पुर्जे आएंगे? तो जिनको भी फैसला करना है वो बिल्कुल होशो हवास में फैसला करें, क्योंकि हमारे मुल्क में रेगुलेशन नहीं है। कोई भी हर्बल बन के बैठ जाता है, जिसका दिल चाहता है हकीम बन जाता है, जिसका दिल चाहता है होम्यो बन जाता है। मैं असल लोगों को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुल्क में, और यहां तक कि डॉक्टर्स भी ऐसे आपको मिलेंगे जो नकली डॉक्टर्स बैठे हुए, और मैं नहीं कह रहा, तो रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन हम एक जूते के लिए भी 10 दुकानें छान के देखते हैं, यार अच्छा जूता लेंगे तो ढूंढे अच्छा मुआलिज भी, लेकिन शुगर का ठीक रहना जरूरी है। 8.3 कंट्रोल नहीं है। तीसरी उनकी बात थी कि आजकल मैं वॉक नहीं कर सक रहा हूं। तो जिंदगी में ऐसे फेसेस आते हैं कि आप एक तरफ कमजोर पड़ते तो दूसरी तरफ चीजों को मजबूत कर दें। ठीक है, आप अगर वॉक अभी नहीं कर सकते हैं तो हाथों से एक्सरसाइज हो जाती है, हाथों की साइकिल आती है, आपने टेबल पे रखी, हाथ से चलाना शुरू कर दिया। हाथों की बहुत सारी वर्जिश है जो हो सकती है। तो अगर पैर से नहीं चल पा रहे हैं तो हाथों से वर्जिश कर लें। वर्जिश में कमी है तो ग़िज़ा में परहेज को बढ़ा दें। दवाइयों को अपने मुआलिज से ऑप्टिमाइज करा के अपना HbA1c 3 महीने का शुगर का एवरेज 7 से हर हाल में कम रहना चाहिए। अगर ये बढ़ा हुआ है मतलब जिस्म को नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करें, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? मैं इजाज ताजुद्दीन बोल रहा हूँ कराची से। जी, मेरे 2-3 से सवाल है, क्वेरी है। पहला सवाल तो ये है कि ये जो शुगर का मरीज है उनको जिंदगी में इंसुलिन लेना जरूरी होता है, और दूसरा है कि एक नया पेशेंट है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को शुगर हो गई है? और दूसरा तीसरा बात ये है कि जो शुगर के मुश्किल मरीज होते हैं उनको गुर्दे का भी असर पड़ सकता है, प्लीज जवाब बताइए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बिल्कुल, जो आपका पहला सवाल था कि क्या जिनको इंसुलिन पे आ गए उनको सारी जिंदगी इंसुलिन लेना पड़ेगा? जी, आम तौर पे इंसुलिन पे डायबिटीज का मरीज, 2 किस्म की डायबिटीज होती है। एक तो टाइप 1 होती है जो बच्चों और यंग एडल्ट्स में होती है, उनमें तो शुरू से इंसुलिन देते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है जो वाकई पाकिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों को टाइप 2 डायबिटीज है। शुरू में टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर लोगों में दवाइयां काम करती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आहिस्ता आहिस्ता लुबलुबा सुकड़ता जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में इंसुलिन की पैदावार कम होती जाती है। अब हम बाहर से जितनी दवा दे दें, अगर अंदर इंसुलिन है ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, दवाइयां अकेले काम नहीं करेंगी। तो फिर क्या होता है कि फिर इंसुलिन शुरू करना पड़ता है।
अब ये लुबलुबा जो डैमेज हो गया है ओवर द इयर्स, इतने सालों में, ये लुबलुबा दोबारा से ग्रो नहीं कर जाएगा, ये तो वक्त के साथ और कमजोर ही होगा। तो डायबिटीज का मरीज आम तौर पे जब एक बार इंसुलिन पे उसको डाला जाता है, इस सूरत हाल में कि दवाइयां कंट्रोल नहीं कर रही, तो जी हाँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, फिर इंसुलिन सारी जिंदगी कंटिन्यू रहती है। लेकिन अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर सारी जिंदगी इंसुलिन लें सुबह शाम। तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी तो हम बहुत चीजें करते हैं, रोज 5 नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, रोज मैंने कहा मैं तो जूते भी रोज पॉलिश करता हूँ। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें अपनी फलाह और बहबूद के लिए रोज करते हैं। तो 2 टाइम इंसुलिन या 3 टाइम इंसुलिन जैसे भी आपके मॉलेज ने दिया है वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो इंसुलिन हाँ, अगर एक बार अनकंट्रोल डायबिटीज या खराब डायबिटीज की वजह से शुरू हुई है तो आमतौर पे जिंदगी भर चलती है। दूसरा सवाल आपका था, इनका था कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दे पे असर होते हैं। देखिए डायबिटीज मैंने अभी बताया जिस्म के हर पुर्जे पे असरअंदाज होगी, गुर्दों पे, आंखों पे, नसों पे, शरियानों पे, दिल पे और दिमाग पे। तो अगर डायबिटीज खराब रखेंगे तो गुर्दे पे इफेक्ट आएगा। दवाओं का गुर्दे पे कोई इफेक्ट नहीं है, इंसुलिन का भी गुर्दे पे कोई इफेक्ट नहीं है। दवाइयां और इंसुलिन देख कर देना है। जाहिर है मैं कराची के रोड पे हवाई जहाज तो नहीं चला सकता, मैंने गाड़ी चलानी है यहाँ पे, भले हवाई जहाज महंगा और अच्छा है लेकिन रोडों पे नहीं चल सकता। तो देख के, हर चीज देख के की जाती है। तो दवाइयां और इंसुलिन भी मुआलिज आपके हिसाब से आपको देखकर आपके लिए जो बेहतरीन होगा वो आपको देगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका एक बहुत अच्छा एक और सवाल भी था कि एक नया मरीज जिसको नहीं पता कि उसको, जैसे आपको पता है कि डायबिटीज़ के आज को सिम्टम्स का भी पता भी नहीं चलते, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको शुगर हो गई है? तो मैं थोड़ा सा स्क्रीनिंग पे मैं चाहूँगी कि इसके साथ थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि पूरे साल में किन लोगों को स्क्रीनिंग पे ज़रूर काम करना चाहिए। देखिए स्क्रीनिंग का मतलब है कि डायबिटीज का जाके टेस्ट करें और देखें कि डायबिटीज है तो नहीं। तो नंबर 1, अगर किसी को भी मोटापा है, मोटापा क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, यानी कद के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए, तो इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये गूगल पे आप डालेंगे वजन और हाइट तो बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। किसी का भी बॉडी मास इंडेक्स अगर 23 से ज्यादा है, 23 से ज्यादा है, तो उसको साल में एक बार लेबोरेटरी जाके अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कर लेना चाहिए। इसमें 2 टेस्ट आराम से कराए जा सकते हैं। आप निहार मुंह चले जाएं 8 घंटे की फास्टिंग में, एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें, सुबह निहार मुंह का शुगर और HbA1c करा लें, 3 महीने का एवरेज शुगर टेस्ट। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 100 से कम है तो ये नॉर्मल है, और HbA1c अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है। इसी तरह फास्टिंग ग्लूकोज यानी निहार मुंह का ब्लड ग्लूकोज अगर 100 और 125 के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, यानी डायबिटीज से एक कदम पहले आप बैठे हैं। इसी तरह 3 महीने का शुगर का एवरेज 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है। और अगर निहार मुंह शुगर 125 से ऊपर चला जाए या 3 महीने का एवरेज 6.5 से ऊपर चला जाए तो ये डायबिटीज है। तो पहला तो मैंने बताया कि वो लोग जिनका वजन ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज्यादा है, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो उनको साल में एक बार ये 2 टेस्ट करा लेने चाहिए। नंबर 2, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, यानी ये जो हमारी कमर होती है इसको नाप लिया जाए। तो कमर को नापने के लिए जैसे हम पैंट पहनते हैं, जाहिर है पैंट का नाप जो होता है, तो कमर को नाप लिया जाए। खवातीन में 80 सेंटीमीटर और मर्दों में 90 सेंटीमीटर से कमर कम होनी चाहिए। तो अगर मर्दों की कमर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है और खवातीन की कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये मोटापा कहलाएगा हमारे माशरे में। फिर डायबिटीज को साल में एक बार वही 2 टेस्ट जो मैंने बताए वो कर लेने चाहिए। नंबर 3, अगर कोई भी शख्स 35 साल से ज्यादा की उम्र का है, 35 साल से ज्यादा, तो उसको 3 साल में एक बार अपना शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन पे आ जाए फिर तो जल्दी जल्दी कराना है, लेकिन अगर शुगर नहीं आती है तो 35 साल के बाद हर 3 साल में एक बार अपना शुगर चेक करना है। नंबर 4, अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज है, वालिदैन को डायबिटीज है और वो समझता है कि उसको भी थकन कमजोरी रहती है तो उसको भी जाके अपनी डायबिटीज चेक करानी चाहिए। इसी तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को मोटापा, मैंने पहले बता दिया मोटापा, तो उन लोगों को भी अपनी शुगर जो है जरूर जाके चेक करानी है। इसी तरह हामला खवातीन जो है जिनको हमल में डायबिटीज हुई हो, उनको भी हमल के बाद, हमल पूरा होने के बाद 2-3 महीने के बाद और साल में एक बार अपना शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। बिल्कुल, सो ट्रू, बेहतरीन। बिल्कुल कॉल थी डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा एक और कॉल ले लेते हैं। जी वालेकुम सलाम। कराची से मुमताज बात कर रहा हूँ। जी मुमताज साहब। और मेरी
जो वाइफ को तबीयत खराब थी, जी जो उसको बदन में दर्द और सर में दर्द और कमजोरी हुई है। कल परसों डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर को भी दिखाया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा और टांगों में दर्द हो रहा है, बदन में सुस्ती हो रही है। अच्छा, कॉल जिनकी भी थी, मैं बताना चाहूँगी एक दफ़ा फिर कि हम डायबिटीज़ के ऊपर बात करें, ठीक है। आपके जो भी इस किस्म के सवालात हैं जो टॉपिक से हट के, आप हमें फेसबुक पेज पे या 8881 के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, जो हम आने वाले शोज़ में इनको शामिल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारे पास कि नैरोपैथी का जैसे आपने जिक्र किया और आपने कहा कि पाँव भी सुन होना शुरू हो जाते हैं, आपको जलन होती है, तो इनका सवाल है क्या ये अगर मैं अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लूँ तो जो नुकसान हो चुका है क्या वो ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक है, इस पे अगर आप अभी जवाब दे दें तो फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। देखिए, न्यूरोपैथी या नसों का डैमेज होना पूरी तरह रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार हम एक चीज खराब कर देते हैं ना कुदरती, एक कागज को पानी में डाल दें, उसके बाद उसको निकाल के झटक लें, धूप में रख दें, उसकी पहले वाली जो कड़क और सख्ती है उस कागज की वो कभी भी नहीं आएगी। तो नसें कुछ हद तक बेहतर हो जाती हैं, यकीनन डिपेंड करता है कि कितनी खराब हो चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत खराब हुई हैं तो शायद रिवर्सिबल हैं, अगर ज्यादा नसें खराब हो चुकी हैं तो पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं होंगी, कुछ ठीक ठाक उनको किया जा सकता है। लेकिन बहुत जरूरी है पहला काम शुगर का कंट्रोल, ताकि जितनी नसें खराब हुई हैं वो भी कुछ बेहतर हो जाएं और आगे के लिए खराबी रोके। तो ये कुछ हद तक रिवर्सिबल है, लेकिन बहुत हद तक रिवर्सिबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये। ठीक है, कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक बात कर रहा हूँ कराची से। जी फारूक साहब। ये तो बहुत शुक्रिया आपको, माशाल्लाह इतने मालूमाती प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे फायदा मुझे भी हो रहा है, तो मुझे भी शुगर है। ठीक है। एक्चुअली मुझे पता करना था, एक तो ये मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे इंसुलिन दी थी, असल में शुगर की हुए तकरीबन 3 साल हो गए। ठीक है। क्योंकि पहले इंसुलिन दवाइयाँ दी थी तो वो मैं रेगुलरली खा नहीं पाता था, तो ये इंसुलिन दी थी सुबह शाम वाली थी कि खाने से आधे घंटे पहले, रात को खाने से आधे घंटे पहले, वो भी मैं टाइम टेबल को नहीं कर सका था, जॉब मेरी ऐसी है। फिर दोबारा गोलियों पर आ गया, गोलियों के बाद दोबारा फिर अब डॉक्टर साहब है वो दिए, जो कोई रात को खाने के 2 घंटे बाद मुझे लगानी है। ठीक है। खैर वो 2 घंटे बाद तो मैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद लगा देता हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पता करना था कि एक तो ये जो 2 घंटे वाला अमल था, इसका कि 2 घंटे बाद ही बताया गया कि तो खाने से मैं लेट करता हूँ, लेट आता हूँ जॉब से। ठीक है जी। तो मुझे पता करना था डॉक्टर साहब से कि गुर्दों के बारे में, गुर्दों का कोई चेकअप वगैरह ऐसा कोई सालाना या 6 महीने बाद ऐसा बता दें, तो वो टेस्ट करवाएं। और साथ साथ मुझे एलर्जी भी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि शुगर थोड़ी ज्यादा है तो मे भी इस वजह से, लेकिन मेरी शुगर की HbA1c में रेंज आती है वो 6.9 6.7 तक आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सामीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं। डॉक्टर अली असगर हमारे पास मौजूद हैं, अगले 15 मिनट हैं। अहम कोई सवाल आप करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमारे साथ ही रहिए। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। डॉक्टर अली असगर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से आज का शो पेश किया जा रहा है। ब्रेक से पहले फारूक साहब की कॉल थी, उनका कहना था कि उनका HbA1c डॉक्टर साहब 6.9 है, 3 साल से उनको शुगर थी और इंसुलिन, कभी दवाइयाँ कभी इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन कभी रेगुलर लेते हैं कभी नहीं। उनका मेन सवाल था कि ये 2 घंटे बाद ही इस तरह लेना होता है, वो कभी 1 घंटे भी के बाद भी ले लेते हैं, लेट घर आते हैं। और गुर्दों की स्क्रीनिंग के लिए क्या काम करना चाहिए, और स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो चुके हैं। पहली चीज जो उन्होंने बताया कि पहले वो 2 टाइम इंसुलिन लेते थे, सुबह और रात, खाने से आधा घंटा पहले। ये जो 2 टाइम इंसुलिन लगती है खाने से पहले, ये निहारमू शुगर और खाने के बाद वाली शुगर दोनों को कंट्रोल करती है। लेकिन अब वो 1 टाइम इंसुलिन लैंटस उन्होंने जिक्र किया कि वो लगाते हैं, और वो 24 घंटे में 1 बार लगती है, उसका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब खाने के 2 घंटे बाद लगाएं कि 1 घंटे बाद लगाएं, लैंटस इंसुलिन का टाइम फिक्स कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर रात को 10 बजे तो रोज रात को 10 बजे लगेगी, आधे घंटे का मार्जिन आगे पीछे हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि खाने के 2 घंटे बाद लगाएं। लेकिन उनको ये जहन नशीन रखना होगा कि लैंटस इंसुलिन सिर्फ निहारमू शुगर को कंट्रोल करती है, खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर को कंट्रोल नहीं करती। तो वही जो बात मैंने पहले करी थी कि ये ना हो कि वो अपना सिर्फ निहारमू शुगर चेक करें, नहीं, उनको बाकी शुगर भी चेक करना चाहिए कि वो कैसा रह रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने पूछी कि गुर्दों को, बिल्कुल गुर्दों को साल में 1 बार जरूर चेक कराना चाहिए, आंखों को साल में 1 बार जरूर चेक कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और जिगर का टेस्ट साल में 1 बार जरूर होना चाहिए। गुर्दों के लिए 2 टेस्ट कराए जाते हैं, एक ब्लड टेस्ट है,
सीरम क्रिएटिनिन कहलाता है, और एक यूरिन टेस्ट होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं। यूरिन ACR यानी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये यूरिन में प्रोटीन की सतह बता देता है कि कितनी है। तो ये पहले यूरिन में प्रोटीन की सतह बढ़ना शुरू होती है, और क्रिएटिनिन तो जो बढ़ना शुरू होगा इसका मतलब 50% किडनी पहले बैठ गया है। तो क्रिएटिनिन तो जब बढ़ना शुरू होगा जब किडनी काफी खराब हो गया। तो ये यूरिन का टेस्ट जो है एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा उन्होंने स्किन एलर्जीज का पूछा। डायबिटीज, खास तौर पे खराब डायबिटीज स्किन एलर्जीज को बढ़ा देती हैं, लेकिन बहरहाल स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी इसकी वजूहत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि स्किन प्रॉब्लम भी, जैसे बहुत सारे लोगों को फिंसी या फोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं डायबिटिक मरीज, तो उसी वजह से ही निकलते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। डायबिटीज स्किन के तकरीबन तमाम ही मसाइल को बढ़ा देती हैं। तो ऑल्दो के जिसको स्किन का मसला हो स्किन के डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज ले लें, लेकिन अगर खराब डायबिटीज है तो उसको ठीक जरूर कर लें, वरना वही मसाइल फिर ठीक भी देर से होंगे स्किन के और बार बार होंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो पैरों का मसला, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से सिवियर केसेस में गैंग्रीन बहुत देखी जाती है यहाँ पर, कि पाँव बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कि सर्जरी करके उसको कट करने पड़ते हैं वो पीसेस। तो इसके बारे में मुझे बताएं, कुछ टिप्स ऐसे दें कि पाँव का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बात वहीं लेकर जाऊंगा कि डायबिटीज को ठीक रखें। अपने आप को दलदल में लाके फिर हम कहेंगे जी दलदल में कैसे ना धंसें, तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये डायबिटिक फुट जो होता है, जब पैर खराब जब होना शुरू होता है, जब जो नसें पैर को सप्लाई कर रही होती हैं और जो शरियान खून को पैर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये दोनों चीजें जब खराब होने लगती हैं, तो जब सारा कनेक्शन ही टूट जाएगा, वायरिंग सारी टूट जाएगी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैर जो है फिर वो ठीक रहेगा। फिर हम कोशिश ही कर सकते हैं बचने की, लेकिन डायबिटीज का जो पैर होता है फिर वो बहुत संगीन तरीके पे लोगों को तंग करता है। जख्म होते हैं, सुनपना, पैर जलते हैं, जख्म, फिर अल्सर जो है वो पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। बहरहाल कैसे इससे बचना है, तो पहली चीज वही डायबिटीज को अच्छा रखना है, खुलासा यही है। नंबर 2, अगर न्यूरोपैथी आ गई है, नसें कमजोर हैं, शरियान पूरा खून नहीं पहुंचा सक रहे, तो उनकी जो दवा डॉक्टर ने देनी है उनसे दवा ले लीजिए। नंबर 3, इन पैरों का खास ख्याल रखना है, कोशिश करना है कि इन पे कोई चोट नहीं लग जाए, कोशिश करना है कोई तिनका नहीं चुभ जाए। घर में भी चलते चलते कभी कोई चीज पड़ी होती है, बच्चों ने बीच में रख दी, तो यहाँ तक कि घर में भी कहते हैं कि मोजा पहन के चलो। कोशिश करना है कि अपने पैरों का रोज मुआयना करना है। जिन लोगों को पैरों का मर्ज है उनकी बात कर रहा हूँ, कि रोज अपने पैर का एक बार मुआयना वो खुद कर लें या उनके घर वाले बच्चे कर लें कि पैर ठीक है कि नहीं है। इसी तरह पैरों को हवा भी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक आप जूते मोजे पहन के बैठे हुए, और बीच में अच्छी बात है कि नमाज का टाइम आ जाता है तो लोग हमारे यहाँ पैर धो भी लेते हैं। पैर धोने के बाद उनको खुश्क भी करना है, फौरन से जुराबे ना पहन लें, क्योंकि नमी अगर पैर में रह जाएगी तो वो भी फंगस कराएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज में कहते हैं कि पैरों का ख्याल अपने चेहरे से ज्यादा रखना है। अब अंदाजा कर लें हम चेहरे का कितना ख्याल रखते हैं, तो चेहरे से ज्यादा अपने पैरों का ख्याल रखना है, क्योंकि चेहरा तो शायद एक अच्छा रिश्ता नहीं दे, लेकिन ये जो पैर है ये तो फंसा देंगे बिल्कुल बुरी तरह। तो पहली चीज तो ये है कि डायबिटीज को अच्छा रखें ताकि पैरों के मसले ना हो, क्योंकि एक बार चीज खराब हो जाए ना, एक बार एक पाइप गल जाए ना, उसके बाद आप लाख उसके ऊपर टेप लगाते रहें, वो गला हुआ पाइप ही कहलाएगा। तो अपनी नसों को और शरियानों को गलने ही ना दें, क्योंकि बाजार में फिर मैंने बताया पहले भी कि स्पेयर पार्ट तो मिलते नहीं है, फिर ये बार बार टेप लगा के नहीं चल सकता। सही बात है, सो ट्रू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ अभी एक कॉलर की जब कॉल भी थी, जो हकीम का इलाज करते हैं, उनका था कि ग़िज़ा क्या खानी चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि अगले 5 मिनट हमारे पास रहते हैं तो ओवरऑल कुछ खाने पीने की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि एशियन लोग आपको पता है बड़े चटपटे और बहुत ही मसालेदार खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो थोड़ा सा ग़िज़ाई टिप्स कुछ दे दें। देखिए, इसमें एक हदीस भी है कि तमाम बीमारियां, ये मफहूम बता रहा हूँ कि उनका जो जड़ है वो मैदा है, वहां से स्टार्ट होती हैं। तो जाहिर है मैदे में तो हमने खाना डालना है, क्योंकि हमने चलना ही इसी खाने पे फ्यूल है, लेकिन क्या खाते हैं ये बड़ा जरूरी है। और अक्सर सिर्फ डायबिटीज के शख्स में, जब डायबिटीज की डाइट बता रहा होता हूँ ना, तो जब वाइफ को बता रहा होता हूँ तो हस्बैंड खिसियानी हंसी हंस रहा होता है कि अब ये तो फंस गई, और जब
हस्बैंड को बता रहा होता हूँ तो वाइफ उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रही होती है कि अब तो तुम्हारी ये सारी चीजें बंद हो गई जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के लिए है। जी। ये तो इनको डायबिटीज हो गई, ये सामने आके बैठ गए तो हमने कहा जी अब आपको ये गिजा करना है। लेकिन डायबिटीज की जो गिजा मैं बताने जाऊंगा वो तमाम लोगों को वही गिजा करना है। ये नहीं कि जिसको हो गया उसको करा दी, ये ऐसे जैसे जिसको प्यास लग रही है उसको पानी दे दिया और जो बेचारा बाद में प्यासा होगा उसके लिए कुछ है ही नहीं, सही बात। तो उसके लिए भी पानी है। तो ये गिजा सबको करनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, मीठे को कम कर दें, जितना मीठा हटा सकते हैं हटा दें। चीनी, गुड़, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, आइसक्रीम, जूस, शेक्स, जैम, जेली बंद करें। ये कोई वाजिब चीजें नहीं है, ये कोई गिजा नहीं है, ये सिर्फ लज्जत पहुंचाने के लिए है, हमारी जबान की लज्जत के लिए चीजें। मीठा हटा दें जितना हटा सकते हैं। हाँ, कुदरती मीठा लें जो अल्लाह ने बनाया है। फल खाएं, दिन में 2 बार एक छोटी प्याली फल खा सकते हैं। और फल खाने का टाइम होता है खाली पेट, यानी खाने से 1.5 घंटे पहले ले लें या खाने के 2.5-3 घंटे के बाद फल लिया जाए, क्योंकि खाली पेट फल ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और जूसेस ना लें, फ्रेश फ्रूट्स के भी जूसेस नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फल बनाया फाइबर के साथ, तो उसको फाइबर के साथ खाया जाना चाहिए, क्योंकि फाइबर उसकी एब्जॉर्प्शन या जज्ब करने को स्लो कर देता है, तो शुगर बढ़ती नहीं है और आपको मिनरल विटामिन भी अच्छे मिल जाते हैं। जब हम फाइबर क्रश करके सिर्फ जूस लेते हैं तो शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बात मैंने मीठे की बताई। नंबर 2, बेकरी की चीजें बंद करें। समोसे, पकोड़े, कचौरियां, जलेबियां, बिस्किट, चिप्स, पेटीज, ये दोबारा जबान की लज्जत के लिए है। डॉक्टर सुन के जब लज्जत ऐसा आ रही है। दिल ठीक है, तो ये देखें, यही तो बात है गुनाह और सवाब में, कि हमें जो खराब चीज होती है उसमें लज्जत ज्यादा उस वक्त महसूस होती है, बाद में मुश्किल आते हैं। कोशिश करना है बेकरी की चीजें जितनी हटा सकते हैं हटा दें। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बेकरी है ना, तो जब मैं वहां से गुजरता था करीब से तो अक्सर दिल मतलाता था, मैं रुक जाता था कि चलें जी कुछ ले लूं। हमने अपना रास्ता ही बदल दिया, हमने कहा ना वो नजर आए बेकरी ना हम जाएं। तो जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचा लें। वही आप जाके, लोग जो है बेकरी का समोसा लेते हैं, आप खीरे लेके, अनार, आजकल अनार है, अनार लेके उसमें चाट मसाला और लीमू डाल के खाएं, बड़ा मजा आएगा। इसमें भी शायद आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है? मैंने कोशिश यही की कि ऐसी चीज बताओ कि दोबारा मुंह में पानी आ जाए और सेहत भी उसमें मौजूद हो। तो बेकरी की चीजें और मीठा हटाना है। आलू और चावल को लिमिट करना है। 1 प्लेट चावल में 16 चमची चीनी है, और पसा के भी लें पानी हटा के तो भी 1 प्लेट चावल में 8 चमची चीनी है। 8 चमची चीनी के बाद 8 घंटे चलेंगे, वॉक करेंगे तो उसने हजम होना है, वरना उसने स्टोर में जाना है और मोटापा करा देना है। तो मीठा बंद करना है, बेकरी की चीजें हटानी है, आलू चावल को लिमिट करके हफ्ते में 1 दिन करना है। रोटी सफेद आटे की नहीं लेनी। हाल ही में एक तहकीक आई और उसने कहा कि सफेद आटा नहीं है, ये कोई खाना नहीं है, ये जहर है। उन्होंने ये लिखा है उसको। सफेद आटे को हटा दें, मिक्स आटे को हटाएं। गंदम का आटा, जौ का आटा, ये आटे इस्तेमाल करें घर के अंदर। ये पहले तो यही आटे होते थे, तो अब आ गया 20-25 सालों से सफेद आटा, और इस सफेद आटे की वजह से डायबिटीज बड़ी तेजी से बढ़ी है। बाहर के नान, पराठे, शीरमाल, कुलचे, पूरियां नहीं लेना, घर में रोटी पकानी है। और रोटी पकाना खुद एक एक्सरसाइज है। आटा गूंदो, उसको फिर रोटी को बेलो, उसको सेको, ये खुद एक एक्सरसाइज है, और सिर्फ खवातीन को नहीं मर्दों को भी करनी चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि मेरी बेगम ये प्रोग्राम ना सुन रही हो, वरना मैं फंस जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीठा बेकरी हमने हटाया, आलू चावल को लिमिट किया, तेल की मिकदार को कम करना है, बिल्कुल मिनिमम तेल इस्तेमाल करना है, कोशिश करें मिनिमम तेल हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी बातें इतनी ज़बरदस्त है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत, जितने भी लोगों को लग रहा होगा कि आपकी बातें सुन के अगर आज भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स वंडरफुल। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, और सबसे बेहतरीन बात थी कि जो मर्द हजरात हैं ना वो भी रोटी बना सकते हैं गंदम की। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपकी वाइफ नहीं बना के देती तो खुद बना के खा लें और उनको भी खिलाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, रेडियो पे कैसा आगे लगा, कुछ रेडियो की इम्पोर्टेंस पे कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, आपका शुक्रिया। आपके साथ हम सालों से आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, और आप माशाल्लाह जिस तरह इसको कंडक्ट करती हैं, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं FM 105 जो आपका चैनल है, जेनिक्स, पाकिस्तान एंडोक्रिन सोसाइटी का भी बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, और ये बहुत अच्छे हेल्थ प्रोग्राम्स लोगों की अवेयरनेस के लिए
इसको मेरी गुजारिश भी है, मिन्नत भी है आपसे कि इसको जारी रखें बिल्कुल। और इसको बढ़ाएं, और हम भी आपके साथ हैं इस पूरे मिशन में इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का भी और जेनेक्स फार्मा के भी वंस अगेन डॉक्टर अली असगर, आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, मुझे पता है। जिस तरह डायबिटीज़ बढ़ रही है इसी तरह डॉक्टर अली असगर भी इसी तरह मसरूफ़ होते हैं। मैं तो वैसे तो ये दुआ करनी चाहिए डॉक्टर साहब कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है डायबिटीज़ कम हो तो थोड़ा आपको भी अपनी सेहत पे वक्त इंशाल्लाह, जी। टाइम मिले। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह परसों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।